हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये हमारी उस श्रृंखला का जो है डेमो होने वाला है। अगर आप हमारी इस वीडियो को जो है प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो हम फिर इसको जो है आगे जारी रखेंगे आपके लिए। बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं। कल मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऑफिशियल जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी कि जल्द से जल्द जो है आपको आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का आवेदन, या हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपको जो है पब्लिश करने के लिए कहा गया था। तो जल्दी ही आपको कुल भर्तियों की संख्या भी, आपको कुल रिक्तियों की संख्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक होने वाली है। आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो 30 नंबर का होता है वो आपका जो है लैंग्वेज के होते हैं, फिर आपके जो है जीएस का सेक्शन होता है, फिर आपके जो है एसएसटी के जो है आपके सब्जेक्ट वाइज आपके सवाल रहते हैं जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम जो है सिलेक्ट किया होगा। वैसे ये जो है ये आपका ऐसा नहीं है कि जो 6 to 8 के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब वो आपके जो है प्राइमरी में नहीं पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। अभी मैं जो आपको करवाने वाला हूँ ये मुख्यतः जो है मध्य विद्यालय की भर्ती के लिए है और इसमें हम इतिहास के पोर्शन को देखने वाले हैं। इतिहास के 30 मुख्य ऐसे प्रश्न जो आपको बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, उन सभी सवालों को हम देखने वाले हैं। और पहले भी मैं यह सवाल आपको करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करिएगा। और आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे साथ साथ जुड़ जाइएगा चैनल से, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि ये डेमो क्लास है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से आपको सारा का सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन हम पूरा का पूरा हमने कवर किया हुआ है। हम आपके लिए जो है दोबारा से उस बुक को लेकर आएंगे ताकि जितने भी जो है बीपीएससी के द्वारा आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से जो है पूछे गए थे, इन सभी को हम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी लोग जो है बिल्कुल भी जो है चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और मैं बार बार कहूँगा, बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग मध्य विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, वो कम से कम 10वीं तक के जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए, सेशन का पहला सवाल है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो है विकास हुआ था। तो ये गुप्त और वाकाटक युग के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब माना गया था वो था मीमांसा दर्शन का जो है विकास हुआ था। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, यहाँ से जो है आपका सवाल फिर से बन सकते हैं। देखिए, जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था और उसी समय दक्कन की राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का जो है उदय हुआ। गुप्तों और वाकाटकों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप मीमांसा भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांसा का शाब्दिक तर्क और व्याख्या की कला जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क व बहस का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल देखिए, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई थी। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है इसके जो है ऑप्शन भी दिखाऊंगा। देखिए, अब ये किसके जो है मुख्यतः कह रहा है कि इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। तो किसके सहायक के रूप में भूमिका इसने निभाई थी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, या जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए, या जो है आपका मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए विचार का प्रचार करना। तो इसने जो है मुख्यतः ये बताया था कि अंग्रेज जो है भारत से धन कैसे ले जा रहे हैं बाहर। तो ये जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था इस बुक ने। क्या नाम था उस बुक का? तो बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसका नाम था बुक का। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देखिए। धन निकास के सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ का उल्लेख जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र जो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और अपने लेख में इसमें इन्होंने लिखा था। और यह लेख 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में
ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने में सहायक भूमिका निभाई गई, जबकि जाति व्यवस्था के उन्मूलन व मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के क्षेत्र का विचार के प्रसार जो का इस पुस्तक के प्रकाशन में किसी भी प्रकार का सहायक भूमिका इसमें नहीं रही थी। अगला सवाल देखिए, कपड़ा मिल। ठीक है, भारत में पहली कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा गया था। भारत में जो है कपड़ा मिल सबसे पहले जो है 1854 में ये स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। बम्बई में स्थापित की गई थी। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये 1851 जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल जो है इसकी नींव 1851 में बम्बई में डाली गई। यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए। पारसी एक व्यक्ति थे, कावासजी नानाजी डाभार। ठीक है, इन्होंने 1854 में पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। अगला सवाल देखिए, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, और इसके नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके नेता थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा आप सभी लोग जानते होंगे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी के सभी बीपीएससी TRE 3 के जो है सवाल हैं। करतार सिंह सराभा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। करतार सिंह सराभा का वक्तव्य था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र जो थी वो 18 वर्ष थी। अगला सवाल देखिए, मुला मस्कत बोलन। और मुला मस्कत बोलन क्या है, तो ये सभी जो है ये पर्वतीय दर्रे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पर्वतीय दर्रे हैं। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो है मुला मस्कत और बोलन जो है ये आपके एक अफ़गानिस्तान के जो है ये सभी दर्रे हैं, और बोलन दर्रा अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमा के 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और यह दर्रा दक्षिण में रिंडली से उत्तर में कोलपुर के पास बोला नदी तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों, तो ये 1946 में हुआ था, याद रखिएगा 1946 में। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है ये 18 फरवरी 1946 में बम्बई में हुई थी, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई स्थित सिग्नल स्कूल अराजदिष्ट नौसैनिक अधिकारी, जिन्हें रेटिंग कहते थे, ने वेतन तथा भोजन इत्यादि के भेदभाव, जाति भेद, उग्र व्यवहार और भारतीयों के लिए राष्ट्रीय चरित्र के प्रति अत्यंत अपमानपूर्ण शब्दों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। शीघ्र ही यह विद्रोह बंदरगाह पर स्थित 20 जलपोतों के 24,000 सैनिकों में फैल गया था। अगला सवाल देखिए, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। क्राउन शासन के तहत पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद उसे ही जो है प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता जो है शामिल था, ये आपको बताना है। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि कौन से, देखिए कौन थे, तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था सोनाराम संगमा या पातोगन नेंगमिंजा नामक दो गारो जो है व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था, सोनाराम संगमा, और जो है पातोगन नेंगमिंजा, जो 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक के प्रारंभ में उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध को संगठित करने के लिए गारो हिल्स में सुप्रसिद्ध हैं। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल था, और इसका जो सही जवाब था ये 241 मील था। ठीक है, 241 मील था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में से अपना ऐतिहासिक जो है दांडी मार्च शुरू किया था। कहाँ से, तो नौसरी जिला गुजरात में ये जगह पड़ती है।
15 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी यात्रा के बाद वह दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला सवाल देखिए, मंगोल साम्राज्य में यम क्या था। मंगोल साम्राज्य में जो है यम क्या था ये आपको बताना है। तो ये जो है एक प्रकार की जो है कोरियर सिस्टम था, कोरियर प्रणाली थी। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा कौन सा, बी विकल्प। देखिए, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक कुरियर प्रणाली थी जिसे हरकारी पद्धति या याम पद्धति भी कहते थे। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस पद्धति में और सुधार लाया गया और इस पद्धति की गति व विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को जो है कम करना था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था, तो 1914 से 18 के बीच में था। उस टाइम पर आप देखेंगे तो एक 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हम रोलेट एक्ट कहते थे। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस एक्ट में जो है प्रस्तावित था कि जो है किसी पर भी जिस पर भी संदेह होगा उसको बिना जो है दलील के, बिना किसी मुकदमे के उसको पुलिस जब तक चाहे जेल में रख सकती है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। इस एक्ट की जो है मूल भावना यही थी। और ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉयल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसका उद्देश्य यह जांच करना था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई। ठीक है, तो किस घटना से जो है राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में जो है गिरावट शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो एसिबिनिया पर जो है इटली का हमला हो गया, तब भी ये चुपचाप देखते रहे। इसके अलावा मैं भी आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये खामोश रहे इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो ये भी सही है। जापान जो है मंचूरिया पर आक्रमण कर रहा था, तब भी ये खामोश रहे, तो इसीलिए जो है लीग ऑफ नेशंस का जो है अधिकार और पावर इनकी जो है गिरती रही। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से वह एबिसिनिया पर जो है इटावली हमला और जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कर न रोक पाना था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पता चलता है कि राष्ट्रसंघ भविष्य में युद्ध न होने देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा और यह संघ आक्रामक देशों को कमजोर देशों पर आक्रमण करने से नहीं रोक सका। राष्ट्रसंघ की सबसे कमजोर कड़ी यह थी कि राष्ट्रसंघ को विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त ही नहीं था। अगला सवाल देखिए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष। ठीक है, हर्ष हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के शासक हर्ष, इनका टाइम पीरियड जो था ये 606 से 47 तक था। इनको बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। हर्ष ने धार्मिक नीति का पालन किया। वह अपनी प्रारंभिक जीवन में शैव थे, परंतु धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बन गए। एक निष्ठावान बौद्ध के रूप में उन्होंने महायान के सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित की और इस प्रश्न के अंग्रेजी वर्जन में ईस्वी जो है अंकित है, जबकि हिंदी में ईसा पूर्व है। तो इंग्लिश को ही सही माना जाता है, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। अगर कहीं भी जो है इस तरह के जो है उल्टा सीधा अगर देखने को मिलता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है और हिंदी में कुछ और लिखा है, तो जो इंग्लिश में लिखा है वही सही माना जाएगा। इसलिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको जो है इंग्लिश को ही सही मान के चलना है। देखिए, इन ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। अब ये आपको बताना है, ये पहला सवाल था और किसी ने नहीं सुना था ये कहाँ से आया था। तो ये 1901 की बात है। आव्रजन प्रतिबंध अधिनियम जो है ये व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के नाम से लागू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी या श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो है इसके तहत जो है निकाला गया था। देखिए, 1901 के आव्रजन प्रतिबंध और अधिनियम को व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाल दिया जाता था, क्योंकि आदिवासी समाज विलुप्त होने के कगार पर था और उनको समाज की मुख्यधारा में लाने व नस्लीयता को कम करने के लिए आदिवासी बच्चों को श्वेत समाज में रहने व उनकी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्हें उनके परिवारों से जो है अलग किया जाता था।
अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। जो राष्ट्रसंघ था देखिए, ये एक तो यूनाइटेड नेशन है, ये नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र इसको बोला जाता है। देखिए इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है ये पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी, वर्साई की संधि के बाद। ठीक है, वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ये 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुई और वर्साई की संधि का मसौदा अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किया जाता था। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी और यह 15 भागों में विभक्त थी और 440 अनुच्छेद थे। इसके प्रथम भाग में राष्ट्रसंघ की स्थापना, संगठन व कार्यों का उल्लेख किया गया। अगला सवाल देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए और ये कब आया था, तो आप सभी लोग जानते हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाषाई समाचार पत्रों की कटु आलोचना से परेशान होकर लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया, जिससे भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता सरकार को इसीलिए थी क्योंकि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों की तुलना में भाषाई समाचार पत्रों का वितरण जो है अधिक हो गया था। अगला सवाल देखिए, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। अब देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए बंगाल का विभाजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये 1905 की घटना है। देखिए जब की संधि नहीं, ये सेवर्स की संधि थी, याद रखिएगा सेवर्स की संधि। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सेवर्स की संधि थी, सेवर्स की संधि। तो देखिए सेवर्स की संधि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो ई विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सेवर्स की संधि के बाद जो है अंग्रेजों ने वादा किया था कि तुर्की के सुल्तान के अधिकार को नहीं छीनेंगे, लेकिन उन्होंने जब है जो सेवर्स की संधि हुई उसके बाद उन्होंने उनके सारे अधिकार छीन लिए और भारतीय मुसलमान इससे जो है बहुत क्षुब्ध हुए। ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया और महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। दिए गए विकल्पों में पश्चिम बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और जो है वर्साई की संधि 1919 में हुई और जलियांवाला वाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में घटित हुआ था। इन घटनाओं ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम जो है नहीं किया था। अगला सवाल देखिए, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। किसने किया था ऐसा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इनका नाम था जो है असुरवनीपाल। ठीक है, असुरवनीपाल इनका नाम था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक असीरियन राजा थे असुरवनीपाल, इनका नाम था। टाइम पीरियड 668 से 627 ईसा पूर्व। इन्होंने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की और इस पुस्तकालय में इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और जो है कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए थे। और उन्होंने जो है लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भी भेजा था। अगला सवाल देखिए, 1940 के तिभागा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, इसकी मांग क्या थी ये आपको बताना है। इसकी क्या मांग थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। इन्होंने मांगा था कि फसल का 1/3 हिस्सा जो है बटाईदारों को दिया जाएगा। फसल का जो 1/3 हिस्सा था वो जो है बटाईदारों को दिया जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए बंगाल में तिभागा आंदोलन 1946-47 के बीच में हुआ था और तिभागा का शाब्दिक अर्थ है फसल का तीसरा हिस्सा। यह आंदोलन उत्पादन के हिस्से को कर के रूप में आधे से 1/3 हिस्सा बटाईदारों को देने के लिए था, जो परंपरागत रूप से जोतदार मध्यम भूस्वामी को दिया जाता था। यह आंदोलन उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था और पूर्वी बंगाल के दिनाजपुर और रंगपुर जिलों में तथा पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी और मालदा तक फैल गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कालीबंगन राजस्थान में मिलते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए सैंधव सभ्यता के हड़प्पा पुरास्थल के कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका उत्खनन जो है बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण, टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, बेलनाकार तंदूर आदि के जो है साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का सवाल है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। जब मैं आपको होमगार्ड पढ़ा रहा था और यूपीपी के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये सवाल कराया था। ये जो है 1907 में झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब ये जो है जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना जो है जमशेद जी और जो है
नुस्खान जी टाटा, देखिए नुसरान जी लिखा रहता है ऐसा, नुसरवान जी करके, और कहीं कहीं नुस्खान जी भी लिखा रहता है। तो जमशेद जी टाटा ने किया था। और 26 अगस्त 1907 को सर दोराब जी टाटा ने टिस्को को जमशेदपुर में स्थापित किया था। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और 1912 में जमशेद जी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया। अगला सवाल देखिए, 1776 में थॉमस पेन के द्वारा, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, थॉमस पेन के द्वारा एक प्रभावशाली जो है पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। और ये कौन सा जो है पैम्पलेट था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका नाम है कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस याद रखिएगा, थॉमस पेन के द्वारा जो है कॉमन सेंस लिखा गया था। 9वीं 10वीं की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सवाल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मिस मत करिएगा। इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला सवाल देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सामान्य ज्ञान जो है ये थॉमस पेन के द्वारा 1776 में लिखा गया था और इंग्लिश में इसको कॉमन सेंस कहते हैं। यह प्रभावशाली पैम्पलेट जो है, इसके प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। थॉमस पेन ने उपनिवेशवादियों को यह समझाने के लिए सामान्य ज्ञान लिखा कि उन्हें ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि उपनिवेशों को अपने लिए किस प्रकार की सरकार बनानी चाहिए थी। अगला सवाल देखिए, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है सशस्त्र क्रांति करना था। तो ये किसने की थी, ये आपको बताना है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये वीडी सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1904 में जो है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला भी शुरू किया था। और यह उस समय महाराष्ट्र में कार्यरत कई ऐसे मेलों या क्रांतिकारी समाजों में से था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। अगला सवाल देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। रेलवे का जो है भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। तो रेलवे का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव ये पड़ा, देखिए औद्योगिक आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को भी इतने प्रोत्साहित कर दिया और सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे दिया। तो दो विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रेलवे ने दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर में कमी आई, रोजगार सृजन के साथ वस्तुओं के परिवहन में जो है सुलभता आ गई। अगला सवाल देखिए, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको हम एएसआई कहते हैं, इसके पहले निदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए गए। उस समय के पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। अगला सवाल देखिए, कौन सा समझौता भारत व चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः जो है संघर्ष हुआ। तो ये कौन सा समझौता था, ये आपको बताना है। तो उसका नाम है पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन की यात्रा की और वहाँ शाहतूत के समझौते पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु थे। एक दूसरे के क्षेत्र और प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, अनुक्रमण की नीति का पालन करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण शाहतूत की नीति का अनुसरण करना आदि। किंतु यह समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला सवाल देखिए, पंजाब के 1816 में जो है फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। पंजाब में एक फुल्का विद्रोह हुआ था जो 1816 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो नेतृत्व किया था
ऐसा कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैं क्यों, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कि इनमें से कोई नहीं क्यों है। तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जींद रियासत की स्थापना जो है 1763 में हुई। फुल्किया मिसल के संस्थापक फूल सिंह के पौत्र गजपत सिंह ने की थी और यह रियासत 376 वर्ग मील में फैली हुई थी और यह रियासत हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों में हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय यह रियासत हरियाणा की प्रमुख सबसे रियासत थी। राजा भाग सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी जो प्रताप सिंह बना, जो अंग्रेजों का जो है विरोधी था। और 1814 में प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरोध जो है विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1816 में जो है कारावास में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कब की बात कर रहा है ये, तो ये 1816 के फुल्का विद्रोह के नेतृत्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रताप सिंह हो जाएगा, ठीक है, प्रताप सिंह हो जाएगा। इसीलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब सही था। अगला सवाल देखिए, ये भी एक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। बोल्शेविक कहाँ पाए जाते थे या किनको कहते थे, तो रूस में जो बोल्शेविक पार्टी थी उनके जो सदस्य होते थे उनको बोल्शेविक कहते थे। तो उनका नारा क्या था, तो उनका नारा ये था कि शांति, भूमि और रोटी, पीस, लैंड और ब्रेड, इसके लिए जो है ये संघर्ष कर रहे थे। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा शांति, भूमि और रोटी था। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 के समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया था। वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे और मार्च 1917 में हुई क्रांति हुई और वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचे। तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उन्होंने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम पूरा स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। अगला सवाल देखिए, 1854 का वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है। तो वुड डिस्पैच जो आया था ये किससे संबंधित था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये था मॉडर्न जो है शिक्षा और जो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसके माध्यम से जो है आपका एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार भी हुआ। लेकिन हम 2 ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं ये बहुत ही सटीक मिल रहे हैं, तो हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, 1854 का वो डिस्पैच जो था यह आधुनिक शिक्षा तथा भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित था। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना बनाई, जिसे प्रायः जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सर इसमें की प्रमुख जो सिफारिशें थी ये निम्नलिखित थी। सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, अर्थात सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हिटलर की आत्मकथा, जिसे जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था मीन कैम्प, ठीक है, उसका नाम था मीन कैम्प, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हिटलर की जो आत्मकथा थी उसका नाम जो है मीन कैम्प था और जिसमें जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था। 1923 में गणतंत्र का तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सजा हुई थी। उसने कारावास की अवधि का उपयोग मीन कैम्प नामक पुस्तक लिखने के लिए किया था, जिसमें उसने बहुमत शासन की संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हुए विशुद्ध जर्मन प्रजातंत्र की अपनी कल्पना जो है प्रस्तुत की थी। अगला सवाल देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब जैसे भारत के एकीकरण के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, वैसे इटली के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा ग्यूसेप मेजनी, ठीक है, मेजनी को जो है इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए, इटली एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1807 में जिनेवा में हुआ था। युवा क्रांतिकारी मेजनी कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य थे। इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा जो है बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इसी कारण इन्हें जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली को राष्ट्र शिरोमणि बनाने का सपना बहुत हद तक था और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध उदारवाद और राष्ट्रीयता को मिली सफलता से ये पूरा हो सका। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था और किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच ये उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना है। ताना भगत आंदोलन कहाँ पर था,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये झारखंड। ठीक है, झारखंड में इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य के आदिवासियों के बीच उत्पन्न ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ था। उराव आदिवासियों के बीच फैल गया। यह 1914 के में एक पंथ के रूप में शुरू हुआ और जिसने जो है केसरवाद, मांस मदिरा एवं जो है आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम की खेती की वकालत की, जिसने अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा था। कौन? ये भूमि जो है ये अंग्रेज अधिग्रहण कर लेते थे। ताना भगत की जांच ब्रिटिश सरकार के दमन और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खत्म हो गई थी। आपको बताना है कि ताना भगत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। अगला सवाल देखिए, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो मगध को जो है गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गिरिव्रज को नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है राजगिरी लिखा गया है। तो चाहे राजगिरी बोलिए या गिरिव्रज कहिए, ये एक ही बात है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चाहे राजगिरी कहा जाए या गिरिव्रज कहा जाए, ये सभी किसके नाम थे, तो राजगीर के जो है प्राकृत नाम थे। देखिए, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम जो है राजगिरी था। राजगीर शहर प्राचीन राजगिर मगध की पहली जो है प्राचीनतम राजधानी थी। उदयन के द्वारा राजगीर से पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह स्थल हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजगीर का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी? रत्नागिरी, विपलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। अगला सवाल देखिए, वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। ये आपको बिहार SCRT में देखने को मिल जाएगा। क्लास 9वीं और 10वीं में आपको जो वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन है, तो येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की और इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दे दी गई। इसने वियत मिन की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है कई सारे विकल्प सही हो रहे हैं। तो ये आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। येन बाई विद्रोह 10 फरवरी 1930 को फ्रांसीसी औपनिवेशिक सेना के खिलाफ वियतनामी सैनिकों का सशस्त्र विद्रोह या वियतनाम क्वेन डैन डांग। ठीक है, वियतनाम नेशनलिस्ट पार्टी को फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मौतें, गिरफ्तारियों, जेलों में और फांसी की सजा से भारी क्षति हुई, जबकि वियत मिन की स्थापना 1941 में हुई थी। वियतनामी क्रांतिकारी सेना का ध्वज 1947 तक प्रयोग में चलता रहा, जो लाल और पीला रंग का था, जिसमें लाल उसके संघर्ष का तथा पीला वियतनामी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था। अगला सवाल है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्य निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो यूरोप में जो 1848 की क्रांति हुई थी, इसमें इसका जो मुख्य मांग था ये कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे जो मुख्य मांगे थी, इनका कहना था कि जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए और लोकतंत्र आना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो है यहाँ पर राजतंत्र ही चल रहा था। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः आर्थिक समानता, समाजवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और जो है सहिष्णु राजनीति सुधार और लोकतंत्र से प्रेरित थी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित थी और किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की क्रांति हो रही थी, जिससे 1848 की उदारवादी क्रांति कहा जाता था। फरवरी 1848 क्रांति के कारण फ्रांस के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था और यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इन देशों के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने भी संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया था। तो 1848 में पूरे यूरोप में जो है जगह जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। और अगर इसमें से माने, वैसे आयोग ने इसको सी ही माना था, लेकिन अगर इसको माने तो सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा ये आपका इसका जो है डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो द हिंदू किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये लिखा गया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना की और 1889 में इसे दैनिक समाचार पत्र बना दिया। वित्तीय स्थिति सही न होने के कारण 1898 में द हिंदू से वे अलग हो गए और इस समाचार पत्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को एक निश्चित दिशा जो है प्रदान की थी। अगला सवाल देखिए, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, जहां पर दोनों में जो है सुलह वाला हो गई थी, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में जो है
कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, अतः इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों ने निभाई थी। इन दोनों नेताओं का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना जो है की जा सकती है। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? भारत के व्यापार संतुलन को प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। देखिए, निर्यात हो नहीं रहा था, तो निर्यात की कमी के कारण जो है व्यापार में घाटा हुआ। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ और इसे प्रभावित किया प्रथम विश्व युद्ध ने। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क जो है बढ़ा दिया गया, आयकर भी शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसी समय फ्लू जैसी महामारी भी फैल गई थी। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपनिषद। उपनिषद में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर जो है चर्चाएं शामिल हैं। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अगला सवाल देखिए, स्टेलिनग्राद की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य मानी जाती है? तो इसकी लड़ाई जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी ये जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आप अगर इसका सपोर्ट करेंगे, इस सेशन को अपना प्यार देंगे, तो हम आगे से और भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सभी के सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट PYQ होने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।